एवरीवन, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम लोगों ने ख़त्म कर दी है। जो सीखना था उसमें वो हमने देख लिया है, बेसिक्स है, उसके एग्जाम्पल्स है, वो सब कुछ हमने देख लिया है। उससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। देन कार्बन 30 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एमएससी के लिए, फर्दर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो कार्बन 13 सीखने से पहले अगर आपने H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वीडियोस देख लो, तो आपको समझ में आ जाएगी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है एंड H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। ओके, तो जैसे हमने H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि कौन से कंपाउंड एनएमआर एक्टिव है और कौन से इनएक्टिव है। तो उसमें हमने देखा था कि जो भी ऑड नंबर आता है, अगर स्पिन क्वांटम नंबर ऑड आता है तो वो सभी एनएमआर एक्टिव होते हैं, और उसके अलावा जो भी इवन नंबर आता है वो एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो स्पिन क्वांटम था वो वैसे तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट वहाँ पे भी कैलकुलेट हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मेरा हाइड्रोजन का प्रोटॉन है। अब जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन स्पिन कर रहा है तो उसमें जो साउथ पोल नॉर्थ पोल होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि अगर ये ऊपर की साइड है तो ये हुआ आपका साउथ पोल एंड नीचे नॉर्थ पोल। एंड ये बात हुई प्रोटॉन की। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करता हूँ प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन में ऐसा नहीं है। जो प्रोटॉन होगा उसमें जो ऊपर वाला एरो होगा वो नॉर्थ पोल में होगा, और ये नीचे वाला जोड़ एस पोल में होगा, यानी कि उससे उल्टा होता है। ठीक है, ये एक बेसिक चीज़ है जो मैंने H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में रह गई थी पढ़ानी, तो अभी ये मैं पढ़ा रहा हूँ। देन उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि इस तरफ नॉर्थ पोल होता है, यानी कि मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ पोल का मैग्नेट एंड यहाँ पे साउथ पोल का मैग्नेट। ओके, तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रोटॉन में, अब मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूँ, यानी कि H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की। जैसे ही मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ प्रोटॉन में, तो वो क्या करेगा, ऐसे अलाइन कर लेगा। ठीक है, यानी कि सिमिलर हो जाएगा जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। यानी कि जो भी प्रोटॉन होगा वो क्या करेगा, उसकी जितनी भी एनर्जी होगी ना, वो एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटॉन है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो ऐसे ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग क्या करते थे कि फ्रीक्वेंसी वहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी वहाँ पे लगाते थे, रेजोनेंस लगाते थे। ठीक है, रेजोनेंस रेडिएशन सोर्स लगाते थे। तो वो क्या करता था, प्रोटॉन वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करता था, यहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद, मैक्सिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में वापस जाएगा, यानी कि यहाँ पे वापस आएगा। ठीक है, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जैसे पहले था वैसे फिर से आ जाएगा। ओके, तो ये आपकी बीटा पोजीशन हुई या अल्फा पोजीशन। तो ऐसे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में था, H1 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। कार्बन C13 कार्बन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वही होता है, बट ये क्यों कैसे होता है, जैसे अभी यहाँ पे दिखा है वैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कार्बन का एक प्रोटॉन है। ठीक है, कार्बन में भी प्रोटॉन होता ही है, तो यहाँ पे प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में उसे लाएंगे, तुरंत ही वो ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी कम होगी। एनर्जी कम होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा। जैसे हम वहाँ पे एनर्जी देंगे, तुरंत ही एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, यानी कि बीटा पोजीशन में चला जाएगा।
यही थियोरेटिकल पोजीशन है और थियोरेटिकल हमें यही समझना है। बट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कहाँ पे आती है कि कार्बन जो 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्चुअली हम लोगों ने वहीं पे देखा था H1 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो कार्बन होता है वो NMR इनएक्टिव होता है। ठीक है, कार्बन NMR इनएक्टिव होता है, तो यहाँ पे C13 की NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे होगी, वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। तो यही बात यहाँ पे समझनी है कि हम लोगों को सभी को पता है कि कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कार्बन है, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, C12 12, C12 13 एंड C12 14। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोटॉन की बात करूँ तो 6 एंड न्यूट्रॉन की बात करता हूँ तो 6, यानी कि इवन नंबर हो गया, तो ये NMR इनएक्टिव होगा। ठीक है, वैसे ही इसकी बात करता हूँ C13 की, तो कार्बन होगा प्रोटॉन होगा 6, न्यूट्रॉन होगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका ऑड नंबर। वैसे ही अगर इसकी बात मैं करता हूँ, जैसे कि अगर मैं C14 की बात करता हूँ, तो प्रोटॉन 6 होते हैं एंड न्यूट्रॉन 8 हो गए। यहाँ पे भी इवन नंबर आ गया, दैट मीन्स ये भी NMR इनएक्टिव हो गया। सिर्फ ये वाला जो होगा C13 वही NMR एक्टिव होगा आइसोटॉप्स कार्बन का। तो ये हमें पता करना चाहिए। बट सबसे एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कार्बन की सीधी चेन है, n नंबर ऑफ कार्बन की सीधी चेन है, तो इसमें से ये C13 वाला कार्बन कौन सा होगा वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि जो कार्बन के आइसोटॉप्स है उसमें C14 यानी कि ये C14 ये नेचर में रेयर मिलता है हमें। रेयर यानी कि हो ना के बराबर होता ही नहीं, ऐसा हो गए तो भी चलेगा। देन सेम टू सेम C13 भी ऐसा है कि नेचर में अगर जो कार्बन के टोटल मास है उसमें से सिर्फ 1.08% ही C13 कार्बन है। एंड जो C12 है उसके अलावा सब यानी कि कह सकते हैं कि 99.02% C12 होता है। ओके, तो C12 होगा, यानी कि ये जो कार्बन की पूरी चेन होगी उसमें सिर्फ 1% अप्रोक्सीमेट 1% के आसपास C13 कार्बन होगा। यानी कि सिंपल अगर हम कैलकुलेशन देखें तो अगर हमारे पास 100 नंबर ऑफ स्मॉल कार्बन है तो उसमें से 99% C12 हो गए एंड 1% सिर्फ C13 हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी कि कार्बन में भी बहुत ही कम नंबर ऑफ C13 हमें देखने को मिलते हैं। तो इसकी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें करनी है। तो सबसे पहले तो NMR एक्टिव कंपाउंड आपको पता चल गया कि C13 NMR एक्टिव है। देन अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि 99% C12 है एंड 1% सिर्फ 1% C13 कार्बन है हमारे पास। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि उसका जो रेजोनेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। रेजोनेंस जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में मैग्नेटिक फील्ड हमने फिक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम प्रोटॉन जो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है वो अगर धीरे धीरे हम नज़दीक लाते हैं तुरंत ही वो फ्लिप हो जाएगा यानी कि एनर्जी सीधी ग्राउंड स्टेट में चली जाएगी। देन हम उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र करेंगे। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से बीटा पोजीशन में जाएगा। तो यहाँ पे ये तो हुआ, ये होने ही वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन हम देखते हैं तो अगर ऐसे n नंबर ऑफ कार्बन के साथ ऐसे ऐसे हाइड्रोजन जुड़े होते हैं सभी जगह पे। एंड हाइड्रोजन H1 NMR यानी कि H1 जो है H11
वो तो हमें पता ही है कि NMR एक्टिव कंपाउंड है। तो यानी कि अगर मेरे पास 100 नंबर ऑफ मोल हाइड्रोजन है तो वो सभी 100 नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन NMR रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, NMR रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा एब्जॉर्ब करने के सभी 100% चांसेस है। बट अगर हम C13 के रिलेटेड हम देखें तो 100 नंबर ऑफ कार्बन में से सिर्फ 1% कार्बन सिर्फ C13 है। यानी कि वहाँ पे अगर हम एनर्जी देंगे तो एनर्जी तो बहुत ही कम यूज़ होगी, वहाँ पे बहुत ही कम रेयर यूज़ होगी, ना के बराबर। उतनी ही एनर्जी में वो फ्लिप कर देगा, यानी कि अपने बीटा पोजीशन में आ जाएगा। तो वहाँ पे जो रेजोनेंस होता है उसे ऑब्जर्व करना मोर डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ही कम है। क्वांटिटी कम होगी तो आइडेंटिफाई होगा नहीं, आइडेंटिफाई करने में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो C13 कार्बन एनिमल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। देन मैग्नेटोगायरेटिक रेशियो, गैरोमैग्नेटिक रेशियो, जो हाइड्रोजन का गैरोमैग्नेटिक रेशियो है उसके अगेंस्ट कार्बन का बहुत ही कम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने कहा कि हाइड्रोजन है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास प्रेजेंट है। अगर वो NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो क्या करेंगे, ग्राउंड स्टेट में चले जाएगा, उसके बाद फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व जैसे हमें देखने को मिलेगा, हाई एनर्जी ऑब्जर्व देखने को मिलेगा। बट अगेंस्ट C13 कार्बन 30 के अगेंस्ट हम देखें तो वहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी ही कम है, वहाँ पे एनर्जी कम यूज़ होगी। तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड में उसे रखते हो ऐसे नॉर्थ एंड साउथ, जैसे उसे नॉर्थ और साउथ में ऐसे रखते हो तो तुरंत ही अगर आप मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दो, ठीक है, एंड इसे लाओ तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी जितनी भी होगी ना के बराबर होगी तो भी वो रिलीज करके सीधा नीचे चला जाएगा ग्राउंड स्टेट में। देन उसके बाद यहाँ पे आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी दे रहे हो, जैसे ही फ्रीक्वेंसी एकदम थोड़ी सी कम स्टार्ट करोगे तुरंत ही एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद बीटा पोजीशन में वापस आ जाएगा, यानी कि NS में। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी बहुत ही कम यूज़ होती है। एनर्जी बहुत ही कम यूज़ होने की वजह से उसका जो गैरोमैग्नेटिक रेशियो है वो बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल फिक्स किया है अभी तक, वहाँ पे मैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो अभी तक हमने दिया नहीं है, सिर्फ वहाँ पे फिक्स किया है। फिक्स करने के बाद जैसे ही हम कार्बन का प्रोटॉन इसमें लाएंगे तुरंत ही फ्लिप कर देगा, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही कम है, गैरोमैग्नेटिक जो रेशियो है वो भी बहुत कम है। इसकी वजह से तुरंत ही फ्लिप कर देगा, वहाँ पे एनर्जी आपको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो तुरंत ही फ्लिप कर देता है। इसकी वजह से कार्बन का जो गैरोमैग्नेटिक रेशियो है वो बहुत ही कम है। एक ये चांसेस हो सकते हैं। दूसरा चांसेस क्या कर सकते हैं हम, कि जो फ्रीक्वेंसी हम देते हैं वो फिक्स कर दो एक बार, कि मुझे 7 टेस्ला देनी है या 6.5 टेस्ला देनी है, वो हम फिक्स कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फिक्स हो गई, जैसे ही हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में लाएंगे तो यह क्या करेगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। देन जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगाएंगे धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करना स्टार्ट करेंगे तुरंत ही वो एनर्जी रिलीज कर देगा, यानी कि फ्लिप कर देगा। ठीक है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि कार्बन का मैग्नेटिक रेशियो जो होता है वो बहुत ही कम होने की वजह से तुरंत ही फ्लिप कर देता है। ओके, एंड एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, कि अगर हम कंपैरिजन करें
हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन के प्रोटॉन की एंड कार्बन के प्रोटॉन की। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक मैग्नेटिक फील्ड, फिक्स मैग्नेटिक फील्ड रख रहा हूँ। ठीक है, एक जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है C13 का एंड ये है H1 का। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने मैग्नेटिक फील्ड में लाया तो तुरंत ही ये जो C13 है तुरंत ही फ्लिप कर देगा, यानी कि ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ। वैसे ही थोड़ी देर के बाद, यानी कि हाइड्रोजन का जो होता है प्रोटॉन, वो ऐसे फ्लिप कर देगा, यानी कि अल्फा पोजीशन में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, वहाँ पे एनर्जी देंगे। अब एनर्जी हम लोगों ने यहाँ पे धीरे धीरे देना स्टार्ट किया, बट यहाँ पे जो मैंने नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रखा है, वहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी है वो मैंने फिक्स कर दी है। कितनी, तो 7 टेस्ला के आसपास, 7.8 टेस्ला के आसपास। ठीक है, 0.8 टेस्ला, उतनी मैंने फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी। तो जैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी सेट की मैंने, तो तुरंत ही ये तो फर्स्ट फ्लिप हो जाएगा C13। ठीक है, थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन फ्लिप होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो रेशियो होता है 100 में, नंबर ऑफ 100 हाइड्रोजन में, तो वो 100% होता है, बट यहाँ पे उसकी क्वांटिटी कम है, तो यहाँ पे फ्लिप जल्दी होगा, हाइड्रोजन बाद में होगा। उसके बाद जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी कि एनर्जी में ड्रॉप आउट करता हूँ, उसे देना स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही देना स्टार्ट करता हूँ, तुरंत ही सबसे पहले हाइड्रोजन कार्बन C13 है, वो लोग फ्लिप करके इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि बीटा पोजीशन में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मिनिमम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है एंड देन बीटा पोजीशन में आता है, देन उसके बाद हाइड्रोजन। ओके, तो यहाँ पे हम देखें तो ये जो कार्बन है, वो कार्बन अप्रोक्सी 70 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बीटा पोजीशन में आता है, जबकि ये जो हाइड्रोजन है वो अप्रोक्सी 300 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे बीटा पोजीशन में आता है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि कार्बन C13 जो होता है वो रेयरली हमें फाइंड आउट करने को मिलता है, और उसका जो रेजोनेंस है वो भी ऑब्जर्व बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ठीक है, जैसे कि वो ये जो रेजोनेंस है वो ऑब्जर्व करना क्यों डिफ़िकल्ट है, उसका एक और एग्जांपल, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 100 नंबर ऑफ मैंने मोल्स लिए हैं, तो वो सभी के सभी, यानी 100 नंबर ऑफ मोल्स, वो रेशियो जो NMR एक्टिव है, तो इसलिए NMR ग्राफ देंगे, पीक देंगे। बट अगेंस्ट C13 100 नंबर ऑफ मोल्स है, उसमें से सिर्फ एक ही C13 होगा, उसके अलावा दूसरे सभी C12 हो गए। तो वो जो C12 हो गए वो तो देंगे नहीं, NMR इनएक्टिव है। तो ये जो NMR एक्टिव है C13, 100 में से एक ही पीक आपको देगा। वैसे ही अगर फॉर एग्जांपल 500 है, तो उसमें टोटल के लिए आप आज देखने को मिलेंगे 5। ठीक है, टोटल 5 कार्बन ही आपको NMR के पीक्स देंगे। तो इनमें से जैसे अभी मैंने कहा है, वैसे उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो वो जैसे 5 कार्बन ऐसे होते हैं, प्रोटॉन, कार्बन के प्रोटॉन, उसमें से कुछ तो प्रोटॉन ऐसे ही होंगे कि एनर्जी दिए बिना ही फ्लिप कर देंगे, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो ये ऐसा क्यों हुआ, तो जो एनवायरनमेंट में जो जो फैक्टर्स होते हैं, वहाँ से एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत ही फ्लिप कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमें पीक मिलना था, 5 का C13 के पीक मिलने थे, वो उसके जगह पे 3 ही मिलेंगे। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा वो भी हमें कम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो कि जो C13 के जो प्रोटॉन है
वो अपने आप ही फ्लिप हो सकते हैं, क्योंकि एनर्जी वहाँ पे सबसे कम यूज़ होती है, सबसे कम होती है, इसकी वजह से वो इजीली फ्लिप हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो रेजोनेंस एनर्जी है वो ऑब्जर्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट रहता है। ओके, तो ये था एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पार्ट में हम और ज़्यादा थोड़ा उसके जो केमिकल शिफ्ट है उसके बारे में देखेंगे। एंड वैसे भी C13 में बहुत ही ज़्यादा देखने के बाकी है अभी हमें, तो हम धीरे धीरे वो सभी टॉपिक कवर करना स्टार्ट करेंगे। बट अगर आज का वीडियो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ताकि अपने फ्रेंड्स भी C13 के बारे में सीख सकें। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।